नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा के संस्कृत का हम द्वितीय पाठ जिसका शीर्षक है पाटलिपुत्र वैभवम, इसका हम संपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे। ऑल क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे। और इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने इस संपूर्ण पाठ का मैंने हिंदी अनुवाद कर लिया था, यानी पाटलिपुत्र वैभवम पाठ जो है इसका हम संपूर्ण हिंदी अनुवाद कर लिए थे। इस संपूर्ण पाठ को अच्छी तरीके से पढ़े थे, इसका अध्ययन किए थे। आज के एपिसोड में हम इसका संपूर्ण प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो चलिए बिना विलंब के इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। आज की श्रृंखला में आप देख सकते हैं कि सर्वप्रथम मौखिक का प्रश्न को हम करेंगे, इसके बाद हम लिखित का भी प्रश्न को करते हुए आगे बढ़ेंगे और सारे प्रश्नों का उत्तर हम सरल भाषा में बहुत ही अच्छी तरीके से जानेंगे, बशर्ते आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। पहला प्रश्न इसमें देख पा रहेंगे, मौखिक का है इसमें कि पाटलिपुत्र नगरस्य विषये द्वे वाक्ये संस्कृत भाषायां वदत्, यानी पाटलिपुत्र यानी पटना के विषय में दो वाक्य में जो है संस्कृत भाषा में दो वाक्य बताना है आपको। ये मौखिक ही बताना है, परंतु हम आपको लिख के ही बता दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम सभी प्रश्नों को एक एक करके जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब मौखिका का प्रथम प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे, पाटलिपुत्र नगरम बिहारस्य राजधानी अस्ति, यानी पटना बिहार की राजधानी है। पहला ये आप एक ये सेंटेंस लिखेंगे, एक वाक्य ये लिखेंगे, आपको दो वाक्य लिखना है। यहाँ एक और लिखे हैं कि पाटलिपुत्र नगरम अति प्राचीन नगरम वर्तते, यानी पटना बहुत ही प्राचीन बहुत ही पुराने शहर हैं। ये हो गया दूसरा वाक्य। आपको दो ही वाक्य लिखना है, परंतु हम एक वाक्य और ले आए हैं आपके लिए। पाटलिपुत्रस्य उत्तरश्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, यानी कि पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तो ये तीन वाक्य हम आपके लिए एक वाक्य अलग से लेके अतिरिक्त लाए थे, तो इसमें से कोई दो आप लिख लेंगे, दोनों ही, यानी कि आपका सही उत्तर है यही। इसको आप लिख लेंगे। इसके अलावा और भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो पाटलिपुत्र के विषय में मैंने आपके लिए सरल भाषा में जो तीन पंक्ति यहाँ पे लेके आया था, तीन आपके लिए वाक्य लेके आया था, तो इन तीनों में से कोई दो लिख लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी के क्रम में अब दूसरा प्रश्न दिया गया मौखिक का कि अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं वदत्, यानी निम्नलिखित जितने भी समस्त पद दिए गए हैं उसका विग्रह करना है। तो उसका विग्रह बनाना यानी समास विग्रह यानी कि आपको करना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे पद दिए गए हैं, एक है सचिवालय दिया गया है, गोलगृहम है, महितल तिलकम है, महानगरम है, सरस्वती कुलगृहम है। तो इतने सारे पद दिए गए हैं, इन सारे पदों का हमें समास विग्रह करना है। तो चलिए हम विग्रह करके आप लोगों को बता देते हैं। तो अब दूसरा प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे, सचिवालय दिया गया था, ये पहला समासिक पद है। तो ये जो पहला पद दिया गया है सचिवालय है, तो सचिवालय का समास विग्रह इस प्रकार करेंगे, सचिवानाम आलयः, यानी कि ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। ये षष्ठी तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें देख सकते हैं कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, बालका नाम जैसे होता है या रामानाम, तो उसी प्रकार यहाँ पे हुआ है सचिवानाम आलयः, सचिवानाम आलिया, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि सचिवानाम आलिया होता है सचिवालय। गोलगृहम, गोलम तच्च गृहम, गोलम तच्च गृहम, तो इसका जो हो जाएगा गोल है जो घर, अर्थात गोल गृह यानी पटना का जो गोल घर है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि गोल गृहम का हमें क्या करना है, समास विग्रह। तो गोलम तच्च गृहम, तो ये कर्मधारय समास हो गया। कर्मधारय समास में क्या होता है, उपमा और उपमेय देखा जाता है। इसके अलावा जो है महितल तिलकम है, तो महितल तिलकम, इसका आप अगर समास विग्रह करेंगे महितलस्य तिलकम, तो षष्ठी तत्पुरुष इसमें भी है। सर्वाधिक जो समास में पूछा जाता है या प्रयोग होता है वो षष्ठी तत्पुरुष ही ज़्यादातर देखने को आपको मिलेगा। तो इसलिए हम समास का भी एपिसोड आपको अच्छी तरीके से करवाएंगे, आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। सरस्वती कुलगृहम, सरस्वती कुलगृहम का आपको जो है समास विग्रह करना है, तो सरस्वत्या कुलगृहम बनेगा इसका, और ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास है ना। तो इसमें भी देख सकते हैं कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है सरस्वती में। इसके अलावा जो है महानगरम, महानगरम का आप जब समास विग्रह बनाएंगे तो महत च तत् नगरम, महान हो जो नगर, महान है जो नगर, है ना। तो इसका जो आप समास विग्रह इस प्रकार से बनाएंगे, महत च तत् नगरम, महान है जो नगर, यानी कर्मधारय समास ये हो गया। तो इस प्रकार आप पूरे वीडियो को यहाँ पे रोक के लिख लें अथवा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मौखिक का तीसरा प्रश्न है संधि विच्छेदम वदत्, यानी कि संधि विच्छेद बताना है। तो इसमें दिए गए हैं यहाँ पे नगरेषु अन्यतमम है, ग्रामो अयम है, कालांतरेण है, पटनेति है, निर्गता है। तो इन सारे का हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। संधि करना अलग होता है, संधि विच्छेद करना अलग होता है। तो जहाँ पे पूरे समस्त पद होता है तो समस्त पद में से हमें क्या करना है, संधि विच्छेद। अगर अलग अलग पद दिया गया तो उसको एक करना होता है, उसको संधि करना कहते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो सभी काम संधि विच्छेद चलिए अच्छी तरीके से बता देते हैं। तो अब तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे,
नगरेश व अन्यतमम दिया गया है, नगरेश व अन्यतमम है तो इसका बनाएंगे आप जब संधि विच्छेद तो नगरेशु धन अन्यतमम बनेगा। इसके अलावा जो है ग्रामो अयम है तो ग्रामो अयम का बनाएंगे ग्रामः धन अयम बनेगा। इसके अलावा कालांतरेण है तो काल जोड़ अंतरेण बनाएंगे। विसर्ग यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे ये आकार है ना, तो काल धन अंतरेण हो जाएगा। इसके अलावा जो है पटनेति है तो पटना धन इति हो जाएगा। इसके अलावा जो है निर्गता है तो निह धन गता हो जाएगा। ये जो रेप लगा हुआ है ये आधा र है तो आधा र का विसर्ग हो जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो निह धन गता हो गया तो निर्गता। तो इस प्रकार आप तीसरा प्रश्न का उत्तर वीडियो रोक कर लिख लिया अथवा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो है लिखित का प्रश्न प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ से हम लिखित का प्रश्न को देखेंगे। सर्वप्रथम पहला प्रश्न इसमें दिया गया कि अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है संस्कृत भाषा में लिखना है। प्रश्न संख्या क दिया गया है कूटनीमत्ताख्यम काव्यम कस्य कवि रचना अस्ति, यानी कूटनीमत्ताख्य काव्य जो है ये किस कवि का रचना है। ये जो ग्रंथ है कूटनीमत्ताख्य, इस काव्य के रचयिता कौन है इसके बारे में बताना है। तो सारे जितने भी इसमें प्रश्न दिए गए सभी को हम एक एक करके चलिए देख लेते हैं। तो अब पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे। उत्तरम में आप लिखेंगे कूटनीमत्ताख्यम काव्यम दामोदर गुप्त से रचना अस्ति, यानी कूटनीमत्ताख्य काव्य के जो रचयिता हैं वो कौन, दामोदर गुप्त की ये रचना है। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त जो अगला दिया गया है प्रश्न संख्या ख है कि पाटलिपुत्रम कस्या नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति, यानी पाटलिपुत्र जो है ये पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है। तीरे मने यानी किनारे में, अवस्थितम अस्ति अवस्थित है। तो इसका आप उत्तरम में लिखेंगे पाटलिपुत्रम गंगाया नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्र जो है ये पटना, पाटलिपुत्र का अर्थ होता है पटना, तो पटना गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। तो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, ये लता के समान गंगा का रूप चलेगा, षष्ठी विभक्ति का यहाँ प्रयोग हुआ है। तो पटना जो है ये गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। इसका उत्तर में आप ये लिखेंगे। ठीक है, इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न दिया गया है, अगला जो इसमें प्रश्न आप देख पा रहे होंगे दिया गया है प्रश्न संख्या ग है चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, है ना। तो ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो पूछा जा रहा है तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्टा आसीत्, अत्युत्कृष्टा आसीत्, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की जो रक्षा व्यवस्था थी, इस नगर की रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्टा बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये सही उत्तर है। इसी के क्रम में दिया गया राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्, तो राज्ञ अशोकस्य यानी दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव कैसा था, तो इसका आप उत्तरम में लिखेंगे राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम सूत्रम समृद्धम आसीत्। राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव, इस नगर यानी कि पाटलिपुत्र नगर यानी पटना नगर, तो राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव सूत्रम समृद्धम आसीत्, यानी कि अधिक समृद्ध था, अधिक समृद्ध था। तो ये इसका आप उत्तर में लिख देंगे। इसी के क्रम में चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अंग है, इसमें दिया गया है कि काव्यमीमांसा नामकम ग्रंथम कह अलिखत, यानी काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका आप उत्तर में लिखेंगे काव्यमीमांसा नामकम ग्रंथम राजशेखर अलिखत, तो राजशेखर ने जो है, राजशेखर यानी काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ राजशेखर लिखे हैं। ठीक है, तो राजशेखर ने लिखा था। तो काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ जो है बहुत ही प्रसिद्ध है और इसके राइटर को आपको याद रखना है, यानी इसके लेखक जो हैं वो राजशेखर हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, दामोदर गुप्त का और राजशेखर दोनों का आपको याद रखना है हमेशा। तो ये था पहला प्रश्न का उत्तर। अब हम चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे जो है दूसरा प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे लिखित का दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानाम शब्दानाम संधि विच्छेदम कुरुत, यानी कि निम्नलिखित जो भी शब्द दिए गए हैं शब्दों का, इनका जो संधि विच्छेद करना है। जैसे पाणिनि पिंगलावी दिया गया है, अत्युत्कृष्टा आसीत् इति ये दिया गया है, उत्सवाश्च है, अस्योत्रश्याम है, गांधी सेतु नाम, इसके बाद नगरस्यास्य है, इसके बाद पुष्पाश्रिता है। तो इतने सारे दिए गए हैं, सभी का संधि विच्छेद करना है इन सारे शब्दों का। तो चलिए हम करके आप लोगों को बता देते हैं। तो आप दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। पहला दिया गया है यहाँ पे पाणिनि पिंगलावी है, तो पाणिनि पिंगलावी इसका जो आप करेंगे पाणिनि पिंगलो धन इह, पाणिनि पिंगलो धन इह, इसका हो जाएगा। यानी पाणिनि और पिंगल ये दोनों जो है महान विद्वान हुए हैं,
तो इसको आपको ध्यान में रखना है। पाणिनि पिंगलो हुआ है, यहाँ पे दो विद्वान का नाम है और ई अलग हो जाएगा। इसके अलावा जो है इसके अलावा अत्युत्कृष्टा आसित तिथि, इसमें जो है 4 का संधि हुआ है। अति है, उत्कृष्टा है, आसित है और इति, ये चारों मिला के ये शब्द बना है। इसके अलावा है उत्सवाश्च है, उत्सवाह धन च बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आधा तालव्य स है और आधा तालव्य स का हमेशा विसर्ग होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है रेफ का भी जो ऊपर में रेफ होता है वो यानी कि आधा र का भी विसर्ग होता है। अस्योत्तरश्याम है, इसका आप करेंगे संधि विच्छेद तो अस्य धन उत्तरश्याम बनेगा। गांधीर सेतु नाम है, तो गांधीर सेतु नाम, तो गांधीर सेतु नाम यहाँ पे रेप लगा हुआ है तो इसका विसर्ग हो जाएगा गांधी सेतु धन नाम, गांधी सेतु धन नाम, तो ये विसर्ग हो जाएगा रेप का। नगरास्य अस्य है तो इसका नगरस्य धन अस्य हो जाएगा, ये नगरस्य में षष्ठी विभक्ति है, नगर का अस्य माने इसका। पुष्पाश्रिता है, पुष्पाश्रिता का पुष्प धन आश्रिता बनेगा। तो इस प्रकार से आप इसका संधि विच्छेद को लिख लेंगे, वीडियो रोककर लिख ले अथवा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे जो है तीसरा प्रश्न इसमें दिया गया संधिम कुरुत, यानी कि संधि करना है। अभी तो हम संधि विच्छेद कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, संधि करेंगे, यानी कि दो अलग अलग शब्द या पद दिए रहेंगे, उसका जो है हमें क्या करना है, संधि करना है। जैसे बहुलम और उत्पादनम, ये दो पद दिए गए हैं, इसका हमें क्या करना है, संधि करना है। इसके अलावा गंगाया तीरे है, इसका भी करना है। नगरे अस्मिन है, च और अस्थि है, इन दोनों का भी हमें संधि करना है सभी का। तो चलिए हम सभी का संधि करके आप लोगों को अच्छी तरीके से बता देते हैं। तो अब तीसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से यहाँ से लिखेंगे, बहुलम उत्पादनम का आप जब संधि करेंगे तो बनेगा बहुलम उत्पादनम, म में जो है ह्रस्व उकार आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गंगाया तीरे है, गंगाया तीरे का बनेगा ये विसर्ग का आधा श बन जाएगा, ठीक है, आधा श बनेगा तो गंगायास तीरे बनेगा। इसके बाद नगरे अस्मिन है, नगरे अस्मिन का बनाएंगे तो नगरे अश्विन इस प्रकार बनेगा। ये अ का जो है इस प्रकार से ये सिंबल बन जाता है संस्कृत में, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से सिंबल बनेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो नगरे अस्मिन इस प्रकार बनेगा। च धन अस्ति है तो चास्ति बनेगा, ठीक है, चास्ति बनेगा। अका सवर्णे दीर्घ सूत्र शायद यहाँ पे लगेगा क्योंकि ये दीर्घ हो जाता है, यहाँ पे अ इसमें है, अ इसमें मिल करके एक दीर्घ बन गया। इसके अलावा जो ह्रस्व, दो ह्रस्व मिलके एक दीर्घ बन गया तो चास्ति बन गया। इसके बाद शब्द धन अपी है तो शब्दों अपी, शब्दों अपी बन जाएगा, इसका आप संधि इस प्रकार ध्यान में रखेंगे। सर्वदा धन आक्रांतम, ये भी दिया गया था तो सर्वदाक्रांतम बनेगा इसका रूप, ये संधि होकर के। इति धन एते है, इति धन एते, इसको आप जब संधि करेंगे तो इत्येते बनेगा। ये सारे कैसे संधि हो रहा है तो सभी का अलग अलग सूत्र है संस्कृत में, तो सारे व्याकरण को हम एक एक करके अच्छी तरीके से आप लोगों को हम पढ़ा देंगे, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए हम इसको आप लिख लेंगे आशा करते हैं, और चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है चौथा प्रश्न प्रारंभ होता है। अधोलिखितानां पदानां स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुत, यानी निम्नलिखित जो भी पद दिए गए हैं इन सारे पदों को जो है अपने वाक्यों में प्रयोग करते हुए संस्कृत भाषा का वाक्य निर्माण बनाना है। यानी कि पदों का जो है अपने वाक्यों में प्रयोग करते हुए संस्कृत, ये जितने भी पद दिए गए संस्कृत के पद, इनको जो है आपको वाक्य बनाना है इनसे, इनका प्रयोग करते हुए, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं क्या क्या दिया गया, यद्यपि है, संप्रति है, अतीव है, महान है, नगरम है, अत्र है, तो इतने सारे दिए गए हैं। तो सभी को हम चलिए वाक्य प्रयोग आप लोगों को अच्छी तरीके से बता देते हैं। तो चौथा प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे, इस प्रकार से वाक्य निर्माण करेंगे। सबसे पहले जो दिया गया था आपको पद वो था यद्यपि, तो यद्यपि का आप बनाएंगे, यद्यपि सह कुरूपः अस्ति पंच विद्वान अस्ति, यद्यपि वह कुरूप है यानी दिखने में अच्छा नहीं है, पंच विद्वान है यानी कि पंच विद्वान है यानी कि बहुत ही विद्वान है, पंच विद्वान एक प्रचलित है, तो उसी प्रकार उसको कहा जा रहा है कि देखने में भले वो खराब है लेकिन वो विद्वान है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं संप्रति दिया गया है। संप्रति का आप जब वाक्य निर्माण करेंगे तो संप्रति त्वम किम पठसी, तो त्वम आया है इसलिए यहाँ पे पठसी होगा, तो संप्रति त्वम किम पठसी, तो संप्रति ये एक अव्यय पद है, इसका प्रयोग करते हुए संप्रति तुम क्या पढ़ते हो, है ना, तुम क्या पढ़ते हो, अब तुम क्या पढ़ते हो, संप्रति माने अब होना चाहिए, तो अब तुम क्या पढ़ते हो। अतीव है, अतीव है तो यानी कि पाटलिपुत्रस्य महात्म्यम अति प्रसिद्धम, अतीव यानी बहुत होता है अतीव का अर्थ, तो पाटलिपुत्रस्य यानी पटना के महात्मा, ये जो महानता है, पटना की महानता जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, इसका जो महात्म्य है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, पटना की जो महानता है। इसके अलावा महान है, महान का अर्थ होता है यहाँ पे बड़ा। देवदत्तः महान चतुरः
अस्ति। तो देवदत्त यहाँ पे कोई व्यक्ति का नाम है, तो देवदत्त जो है बड़ा चतुर है, बहुत ही चतुर है। इसके अलावा नगरम है, नगरम का आप जब वाक्य निर्माण करेंगे, नगरम का अर्थ होता है शहर। पटना नगरम गंगा तीरे अस्ति, तो पटना नगरम यानी या फिर पाटलिपुत्र नगरम भी आप कह सकते थे, यहाँ पे लिख सकते थे या लिख देंगे पाटलिपुत्र नगरम गंगा तीरे अस्ति, यानी कि गंगा के किनारे है, या फिर गंगायाः तीरे देंगे वो भी सही है। इसके अलावा जो है अत्र त्वम किम करोषि, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, अत्र त्वम किम करोषि, यहाँ तुम क्या करते हो। तो इतने सारे आप इस प्रकार से वाक्य निर्माण करेंगे। इसके अलावा भी और भी वाक्य निर्माण हो सकता है। जब हम आपको अनुवाद अच्छी तरीके से सिखा देंगे तो सारे जितने भी वाक्य निर्माण आएंगे किसी भी कक्षा का, तो आप वाक्य निर्माण कर सकते हैं। कोई भी पद दिया जाए आपको या शब्द दिया जाए, उससे आप वाक्य निर्माण आसानी से कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा आपको कठिनाई लगेगा, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएँ। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब आगे जो इसमें 5वां प्रश्न दिया गया, रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि रिक्त स्थान यानी खाली स्थान को भरें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इसमें जो है प्रश्न संख्या का दिया गया है, गंगाया ऊपरी गांधीर सेतु नाम डैश महादेशस्य दीर्घतमः सेतु अस्ति। तो गंगा के ऊपर जो, गंगा नदी के ऊपर जो गांधी सेतु का निर्माण किया गया है, ये किस महादेश का सबसे लंबा सेतु है, सबसे बड़ा सेतु है। तो ये जो कहा जा रहा है, तो अफ्रीका महादेश या एशिया महादेश, एशिया महादेश, ये अफ्रीका महादेश या एशिया महादेश कहा गया कि किसका जो है सबसे बड़ा सेतु है। तो ये एशिया महादेश का हो जाएगा, ठीक है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा एशिया महादेश। आप यहाँ पे जो भरेंगे वो एशिया भरेंगे। इसके अलावा जो दिया गया है, पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम डैश अस्ति, यानी पाटलिपुत्र नगरे यानी कि पटना शहर में, पटना शहर में प्रसिद्ध है। पटना शहर में प्रसिद्ध क्या है, यहाँ पे डैश दिया गया, खाली स्थान है। तो गोल गृहम या ताजमहलम, तो ताजमहल तो आगरा में है, ये नहीं होगा। यहाँ पे आप गोल गृहम सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप गोल गृहम भर देंगे इस खाली वाले स्थान में, ठीक है। अपने कॉपी में इसी प्रकार भरेंगे। प्रश्न संख्या ग है इसमें, पाटलिपुत्र से नामांतरम डैश प्राप्यते, यानी पाटलिपुत्र का जो है दूसरा नाम प्राप्त होता है क्या, कुसुमपुरम या माधवपुरम। तो इसका जो है हम आप जब पढ़ा रहे थे हम अब आपको, तो पाठ में आपको पढ़ाया था कुसुमपुरम, ठीक है। तो इसमें भर देंगे यहाँ पे कुसुमपुरम, यानी कि पटना का दूसरा नाम जो है वो प्राप्त होता है पुराण इतिहास सब में कि कुसुमपुर भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पे अधिक फूलों का उत्पादन होता था, पुष्प का ही ये दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी मिलता है इसका नाम। तो कुसुम माने होता है पुष्प यानी फूल, गुलाब का खेती होता था। इसके अलावा दिया गया है कौमुदी महोत्सव डैश अति प्रचलित। तो कौमुदी महोत्सव जो थे वे किसके समय में बहुत ही प्रचलित था। तो आपको ध्यान में रखना, ये दो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, दो विकल्प है, आंग्ल शासन काले और गुप्त शासन काले। तो आंग्ल शासन काले का अर्थ होता है अंग्रेज के समय में, अंग्रेज के शासन काल में, और है गुप्त के शासन काल में। तो आपको पता होना चाहिए ये जो कौमुदी महोत्सव थे ये गुप्त वंश के शासन काल में बहुत ही गुप्त वंश का जो शासन काल था उस समय में ये बहुत ही प्रचलित था। तो ये सही उत्तर हो जाएगा, ये गुप्त वंश शासन काले, गुप्त शासन काले, ठीक है। तो यहाँ पे आप भर देंगे गुप्त शासन काले, ये सही विकल्प है। इसके अलावा जो है पाटलिपुत्र से डैश दिशि गंगा नदी प्रवहती, तो पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है ना। यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, तो पटना की किस दिशा में गंगा नदी बहती है आपको पता होना चाहिए कि मैंने पढ़ाया था। तो इसका जो है पूर्वश्याम है, उत्तरश्याम है। तो पूर्वश्याम तो होगा नहीं, यानी पूर्व में तो नहीं, यानी कि उत्तर दिशा में। तो यहाँ पे उत्तरश्याम भर देंगे, यहाँ पे खाली स्थान में उत्तरश्याम भर देंगे, ठीक है, सेकंड वाला विकल्प। इसके अतिरिक्त जो है आगे दिया गया है गुरु गोविंद सिंह, यानी कि गोविंद सिंह सिख संप्रदायस्य डैश गुरु आसित। तो यानी गुरु गोविंद जो थे, गोविंद सिंह जो थे वो सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे, प्रथमा गुरु या दसवां गुरु। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये 10वां गुरु थे, 10वां गुरु, ठीक है। ये 10वें नंबर पे आते थे। सिख संप्रदाय का जो 10वां गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह, है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से आपको सभी को भर लेना है, सारे प्रश्न उत्तरी को अच्छी तरीके से याद भी रखना है। आगे जो अब छठा प्रश्न दिया गया, छठा प्रश्न है अधुलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधुरीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि जितने भी ये रेखांकित पद दिए गए हैं, रेखांकित पद के आधार पर जो है प्रश्न निर्माण करना है। ये इसके आधार पर, इसके स्थान पर हमें कोई ऐसा शब्द या शब्द लाना है जिससे कि ये प्रश्न निर्माण बन जाए। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि तत्र तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति, यानी कि वहाँ तीर्थयात्री लोग जो है दर्शन के लिए आते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है ये जो तीर्थयात्रिणा है इसके स्थान पे हमें कोई ऐसा शब्द पद या लाना है जिससे कि ये
प्रश्न बन जाए। ठीक है, हमें प्रश्न बनाना है, कुल मिला के बात यही कह रहा है। तो यहाँ पे तीर्थयात्रिणः जो दिया गया है, इसके स्थान पर हम अगर यदि के लाते हैं, के लाते हैं तो ये बन जाएगा तत्र के दर्शनार्थम आयंती, यानी कि वहाँ कौन दर्शन के लिए आते हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न निर्माण बन जाएगा। तो सारे जितने भी इसमें दिए गए हैं सभी का हम प्रश्न निर्माण चलिए करके बता देते हैं। तो आप प्रश्न संख्या क का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। प्रश्न संख्या क का उत्तर में तत्र के दर्शनार्थम आयंती, तो वहाँ कौन दर्शन के लिए आते हैं, ये हो जाएगा। इसका आप प्रश्न निर्माण इस प्रकार से बनेगा, ये सारे प्रश्न निर्माण होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे हम उत्तर इधर बताए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो प्रश्न संख्या ख पूछा गया था कि दिया गया था कि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णतामनुभूत, मध्यकाल में पटना 1000 वर्षों तक ये श्रीहीनता में रहा। तो ये कहा जा रहा है, तो मध्यकाल में दिया गया है यहाँ पे। तो हमें इसका क्या करना है, प्रश्न निर्माण बनाना है। तो प्रश्न निर्माण इसका ख का इस प्रकार बनाएंगे कि कस्मिन काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णताम अनुभूत। तो सिर्फ हमें मध्यकाले के स्थान पे हमें कस्मिन काले ले आना है। तो यानी किस समय में, किस काल में पटना जो है 1000 वर्ष तक श्रीहीनता में रहा। इसके अलावा जो है ग दिया गया है, प्रश्न संख्या ग है कि मुगल काले पाटलिपुत्र से समुद्धारो जाता। तो मुगल वंश के शासन काल में पटना का समुद्धार होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो पाटलिपुत्रस्य है, तो पाटलिपुत्रस्य के स्थान पे हमें कोई ऐसा शब्द लाना है। तो सबसे पहले इसमें देख सकते हैं कि इसमें कस्य ले आना है। मुगल काले कस्य समुद्धारो जाता, तो यानी कि कस्य यानी किसका, मुगल वंश के मुगल काल में किसका समुद्धार होता है, ये हो जाएगा यहाँ पे किसका। इसके अलावा जो है दिया गया है प्रश्न संख्या घ है कि तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभुवन, यानी कि वहाँ सभी लोग जो है आनंद होते थे। तो यहाँ पे आनंद मग्ना जो है इसके स्थान पे हमें लाना है। तो तत्र सर्वे जना के अभुवन, तो यहाँ पे के ले आना है आनंद मग्ना के स्थान पे, ये प्रश्न निर्माण हो जाएगा इस प्रकार। इसके अलावा दिया गया है तत्र भगवान बुद्धा बहुकृत्वा समागता, वहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए। तो भगवान बुद्धा के स्थान पे हमें कोई ऐसा लाना है। तो तत्र कह बहुकृत्वा समागता, तो वहाँ कौन बहुत बार आए, कौन अनेक बार आए। तो यहाँ भगवान बुद्ध के स्थान पे हमें कौन लाना है। तो यानी कि वहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए, तो यहाँ हम बोलेंगे भगवान बुद्ध वहाँ कौन अनेक बार आए, वहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए, तो वहाँ कौन अनेक बार आए। इस प्रकार प्रश्न निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा नगरस्य शोभा अशोकस्य समये सूतराम समृद्धम, नगर की शोभा जो अशोक के समय में अधिक समृद्ध था। तो यहाँ पे अशोकस्य दिया गया है, तो इसके स्थान पर बोलेंगे यानी कि नगर की शोभा अशोक के समय में, तो हम बोलेंगे नगर की शोभा किसके समय में अधिक समृद्ध था। तो इस प्रकार बनेगा प्रश्न। तो यहाँ पे अशोक के स्थान पे हम अशोक का जो दिया गया उसके स्थान पे हमें लाना है किसका। तो नगरस्य शोभा कस्य समये सूतराम समृद्धम, तो नगर की शोभा किसके समय में समृद्ध था, अधिक समृद्ध था। तो यहाँ पे किसके समय में कस्य आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी का उत्तर आप अच्छी तरीके से लिख लेंगे, बना लेंगे। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे दिया गया है ये 7वां प्रश्न है, रेखांकित पदेषु प्रयुक्ता विभक्ति लिखत, यानी कि रेखांकित जो भी पद दिए गए हैं इसमें जो है रेखांकित पद में ये कौन सा विभक्ति का प्रयोग हुआ है उसको लिखना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि काले काले उत्सव भवन्ति स्म, यानी कि समय समय पर त्यौहार होते थे, समय समय पर त्यौहार होते रहते थे। तो यहाँ पे काले काले जो दिया गया है, तो काले काले के स्थान पे हमें बताना है कि कौन सा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो काले काले के स्थान पे हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये पंक्ति को आप लिख लेंगे, ये क्वेश्चन को उसके नीचे जो है एक लाइन छोड़ के उत्तरम में आपको लिखना है इस जगह पे कि सप्तमी, सिर्फ सप्तमी लिख देना, यानी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है किसमें, काले काले में। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें दिया गया तस्य संकेतानेकेषु ग्रंथेषु लभ्यते, तो यहाँ पे तस्य जो दिया गया है, तस्य के स्थान ये जो रेखांकित पद है तस्य, इसमें पूछा जा रहा है कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तस्य माने यानी कि उसका, ये षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। ठीक है, तो षष्ठी विभक्ति यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो षष्ठी विभक्ति का यहाँ पे लिख देंगे, इसके उत्तरम में षष्ठी लिख देंगे। ठीक है, तो षष्ठी लिख देंगे इसके उत्तरम में। इसी क्रम में चलिए हम आगे देख लेते हैं। अब आगे जो दिया गया है ग है, इसमें नगरम इदम पटनेति नामना प्रसिद्धम बगात, तो इसमें दिया गया है नगरम। नगरम जो दिया गया है इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा विभक्ति का प्रयोग हुआ है इसमें, नगरम में। तो इसमें जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो नगरम,
नगरम, नगरे, नगराणी, इस प्रकार से यहाँ पे हो इसका रूप चलेगा। तो नगरम जो है ये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है इसमें, तो प्रथमा विभक्ति आप लिख देंगे इसमें। इसके अलावा जो दिया गया कौमुदी महोत्सव महान समारोह आसित, तो कौमुदी महोत्सव इसमें देख सकते हैं कि ये प्रथमा विभक्ति का इसमें भी प्रयोग हुआ है, तो इसमें आप लिख देंगे उत्तर में प्रथमा विभक्ति, प्रथमा लिख देंगे। इसके अलावा जो दिया गया है दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एव समारोह दृश्यते, यहाँ में रेखांकित पद को सिर्फ ध्यान में रखना है। तो रेखांकित पद दिया गया है दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजा अवसरे, इसमें जो है आपका सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जैसे बालके होता है, देवे होता है, उसी प्रकार जो है यहाँ पे दिया गया है रामे होता है, तो दुर्गा पूजा अवसरे, तो इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब चलिए हम 8वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आखिरी प्रश्न है अब आप आगे देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 है, ये आखिरी प्रश्न है। स्तंभ द्वये लिखिता नाम शब्दा नाम मेलनम कुरुत, यानी कि स्तंभ द्वये, एक स्तंभ इधर है एक स्तंभ इधर है, तो दोनों में जो है जितने भी लिखित शब्द दिए गए हैं, तो इन शब्दों का जो है हमें सही मिलान करना है, कौन किस में किसका सही मिलान होगा। तो इसको हम चलिए सब अच्छी तरीके से मिलान करके बता देते हैं। तो मिलान आप इस प्रकार मिलाएंगे, मही दिया गया है, सबसे पहले जो है मही है, मही का अर्थ जो होता है ये पृथ्वी होता है, आप इसको पृथ्वी में मिला देंगे, सभी का पर्यायवाची ही इसमें दिया गया है। सूतराम है, तो सूतराम इसमें दिया गया है, सूतराम का जो आप मिलाएंगे मिलान करेंगे तो सूतराम का अर्थ ही होता है अधिकतम, है ना, इसी का पर्यायवाची है, तो इसमें आप मिला देंगे अधिकतम में। इसके अलावा दिया गया है पुरंदरा है, तो पुरंदरा मैंने जब आपको पाठ पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था पुरंदरा का अर्थ होता है इंद्र, है ना, तो इसको आप इंद्र में मिला देंगे, इंद्र में, पुरंदरा यानी इंद्र, इसमें मिला देंगे। अन्य तमम दिया गया है, अन्य तमम जो है इसमें दिया गया है, अन्य तमम का अर्थ इसको आपको मिला देंगे एक तमम में, ठीक है, तो एक तमम में आप इसको मिला देंगे, इसका इसमें मिलान कर देंगे। इसके अलावा दिया गया है उत्कृष्टा है, तो उत्कृष्टा आप इसको मिलाएंगे प्रकृष्टा में, उत्कृष्टा को आप मिलाएंगे प्रकृष्टा में मिला देंगे। और आगतः दिया गया है, आगतः को आप मिलाएंगे आगच्छत में, आगतः को आप किस में मिलाएंगे आगच्छत में मिलान कर देंगे। तो ये सही मिलान हुआ आपका, इसको आप वीडियो रोक कर देख के लिख लेंगे अथवा स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का संपूर्ण प्रश्नोत्तरी करवा दिया और क्वेश्चन आंसर आपको अच्छी तरीके से करवा दिया बिना अशुद्धि का। ये सारा प्रश्न उत्तर हमने शुद्ध अच्छी तरीके से करवाया है। बहुत लोग तो अशुद्ध ही कुछ से कुछ पढ़ा देते हैं, मैंने आपको बहुत ही प्रयास किया कि आपको अच्छी चीज़ें पढ़ाएं और अच्छी तरीके से हम पढ़ाते ही हैं। हमारे यहाँ संस्कृत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है और शुद्ध पढ़ाया जाता है, आपको अच्छी ज्ञान दी जाती है। तो आपको हम व्याकरण का भी एपिसोड लाते रहेंगे और इससे अगले एपिसोड में हम चलिए मिलते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमः संस्कृता, धन्यवाद।